ये जो रेशोज हमारे पास आए इनके बेसिस पे क्या है, फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, IC को हम कहेंगे आउटपुट करंट, IB कहलाता है क्या, इनपुट करंट, है ना। तो IC बाई IB का जो रेशो हो जाए उसको हम करंट गेन बोल दो या करंट एम्पलीफिकेशन। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। हेलो सर। हाँ बोलो बेटे। सर आप वापस एक बार थोड़ा बता सकते हो क्या, हाँ हाँ जो थोड़ा अभी बता आपने सकता हूँ मैं। हाँ हाँ तुम एक बार इसको नोट कर लो। देखो भाई अभी तक क्या बताया है मैंने, अभी तक मैंने बताया है कि एक ट्रांजिस्टर के लिए बेस्ड ऑन द concentration level of doping, NPN ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है, तो उसके लिए क्या है, ये हम कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशो फिक्स्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीटा सिंबल से डिनोट करते हैं। कलेक्टर करंट और बेस करंट में बहुत डिफरेंस होता है, कलेक्टर करंट इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू बेस करंट, तो जो बीटा की वैल्यू आएगी इट विल बी अ वेरी लार्ज वैल्यू, जनरली क्लोज टू 100 के आसपास ये वैल्यू होती है ना। और अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा के लिए क्या होगा, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट लगभग बराबर ही होते हैं, कलेक्टर करंट थोड़ा सा ही छोटा होता है किससे, एमिटर करंट से। तो जो अल्फा की वैल्यू होगी इट विल बी ऑलमोस्ट 1, स्लाइटली लेस देन 1, 0.95 0.97 इस तरह की इसकी वैल्यू होगी। एमिटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट में ये रिलेशन होता है, एमिटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, है ना। मतलब बात वही है कि वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा हो, तो ये कलेक्टर करंट होता है, ये बेस करंट और ये एमिटर। NPN ट्रांजिस्टर अपन ने बनाया है ना। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये मान लिया कि ट्रांजिस्टर में कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से जितना करंट आया ट्रांजिस्टर में एंटर किया उतना ही बाहर निकला। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? और इस हाँ बेसिस सर। पर हमने फिर क्या किया, ये इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, IE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी कलेक्टर करंट के टर्म्स में, IC बाई अल्फा, IC को ऐसे ही रहने दिया, बेस करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी IC बाई बीटा, IC कैंसिल, ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। मतलब अल्फा दिया हुआ है बीटा निकाल सकते हो, बीटा दिया हुआ उससे अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जब ट्रांजिस्टर यूज होता है
तो कलेक्टर करंट ही हमारा आउटपुट करंट होता है ना बच्चों। कलेक्टर करंट इज आवर आउटपुट करंट, और बेस करंट को हम बोलते हैं क्या, इनपुट करंट। वो इनपुट साइड पे होता है, कलेक्टर करंट आउटपुट साइड पे होता है। एमीटर इज कॉमन टर्मिनल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो क्या है, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, करंट गेन, जो कि किसके बराबर होता है, बीटा के बराबर, है ना। और जैसा हमने देखा हुआ है बीटा इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 100। वैसे ये वाला जो बीटा होता है इसको बीटा डीसी भी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट वाला भी। अगर बीटा एसी लिखना है आपको तो वो बराबर होगा किसके, डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, है ना। तो करना कुछ नहीं है हमको, अगर एसी करंट गेन पूछा जाए तो उसको ऐसा लिखना, ठीक है। अब वोल्टेज गेन या वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन की बात करें, तो वो कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को हम लिखेंगे आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। और आउटपुट करंट इज बेसिकली कलेक्टर करंट, इनपुट करंट इज बेस करंट multiplied by output resistance upon input resistance। तो बेसिकली ये बीटा मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, आप ऐसा कर दो तो ये आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन की वैल्यू। पावर गेन कैसे लिखेंगे भाई, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट। दिस इज इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट, है ना। और ये क्या हो जाएगा बेसिकली,
कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में क्या होगा बच्चों, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, है ना। पाई का फेज डिफरेंस से हमारा मतलब क्या है, देखो हमने ये पढ़ा था कि एक्टिव रीजन में क्या होता है, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हो तो आउटपुट वोल्टेज कम होता है ना। मतलब अगर मेरा इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म कुछ ऐसी है, तो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म कैसी बनेगी, पाई का फेज डिफरेंस इनके बीच में रहे, देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। हाँ, अच्छा, अरे लेकिन यार उधर वो है नहीं, मतलब ऐसे तो। ये पूरा अभी ठीक। टीडीएस सबसे लेफ्ट वाला यूज करता है।
हाँ भाई, अभी आप ये बात समझ में आती? अच्छा, एक पैरामीटर और हम डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल टू, लिख लो क्या है। देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट, है ना। कंडक्टेंस हो जाएगा करंट अपॉन वोल्टेज। तुम एक दो दिन से आ नहीं रहे, कहाँ चले गए थे? अच्छा, शादी में हो गया तो दुबला लग रहा है मुझे। शादी में तो खा पी के अच्छे मोटे हो क्या, ऐसा लग रहा है बीमार पड़ के आया है। तबीयत तो खराब नहीं थी? शादी में तो हट्टे कट्टे बन के आते। लो, देखो भाई, ट्रांस कंडक्टेंस की बात हम कर रहे थे। क्या होता है ये? इट इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। वैसे तो क्या होता है? करंट अपॉन वोल्टेज होता है ना। करंट अपॉन वोल्टेज। लेकिन ट्रांस कंडक्टेंस में अपन क्या ले लेते हैं? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो बीटा अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर है। सर सिंबल में जी एम है क्या? एम 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 जी एम। बीटा अपॉन क्या? इनपुट रेजिस्टेंस। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, बीटा इज इक्वल टू 100, the collector resistance is equal to, the collector resistance is equal to 1 kilo ohm and input resistance is equal to 10 ohms.
then find क्या current gain, voltage gain, power gain. Current gain, voltage gain, power gain, transconductance, and output voltage for an input voltage of 1 milli. है ना? एंड ट्रांजिस्टर को अपन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं. ट्रांजिस्टर इज बीइंग यूज्ड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. सर जीएम का यूनिट क्या रहता है? ओम इनवर्स मो. कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? क्या इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है भाई? बेसिकली जो करंट गेन है वो तो बीटा के बराबर ही हो जाएगा. दैट इज 100. वोल्टेज गेन इज आउट बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन, तो ये हो जाएगा 100 इंटू व्हाट इज आउटपुट रेजिस्टेंस? इट इज 1 किलो ओम, मतलब 1000 ओम डिवाइडेड बाय 10 ओम. तो क्या ये 10⁻⁴ आ जाएगा? है ना? ये आपका आ गया क्या? वोल्टेज गेन. फिर उसके बाद पावर गेन अगर हमको लिखना, तो बीटा स्क्वायर इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन, तो ये 10⁻⁶ आ जाएगा क्या बच्चों? पावर गेन विल बी 10⁻⁶. रही बात ट्रांस कंडक्टेंस की, तो वो कैसे लिखेंगे? बीटा अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस. व्हाट इज बीटा? 100. व्हाट इज इनपुट रेजिस्टेंस? 10 ओम. तो ये हो जाएगा 10
मो, ओम का उल्टा मो, एमएच। देखो इसमें कुछ सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कभी। सर हम लोग जैसे को और एक करना था ना शायद से उसमें। क्या, बस हो गया ना, यही पूछा था ना सर इसमें। तो एक पार्ट और था, सर अगर इनपुट आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्टेज। मिली वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो हमें वोल्टेज गेन तो पता ही है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज को वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हम लिख देते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इनटू वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। व्हाट इज इनपुट वोल्टेज, 1 मिली वोल्ट, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 10⁻⁴ से, तो ये 10 वोल्ट आ जाए। किसका बेटे, गेन का कोई यूनिट नहीं है ना, वो तो यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। जितने भी गेन्स हैं, करंट गेन हुआ, पावर गेन, वोल्टेज गेन, दे ऑल आर यूनिटलेस, है ना। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें हमें बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 100 दिया हुआ है ना। ये कोई मैंने मान लो 1 वोल्ट की बैटरी यूज करी है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये मान लीजिए कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये कोई मैंने मान लेते हैं कि 5 वोल्ट की बात को यूज कर ली। और मुझे दिया हुआ है क्या, बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर। Then find the value of VC
VC मतलब potential difference between collector and the emitter, VC minus VE। कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगा ये मेरे को पता। फाइंड द वैल्यू ऑफ VCE एंड VBE, साथ ही साथ VBE भी पूछ। कैसे करेंगे बच्चों? IC फाइंड कर लेंगे, वेरी गुड, करो। कैसे पता करेंगे भैया IC? बिल्कुल सही बात है, करिए। देखो बेटे, एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द फॉर्मूला IC इक्वल टू IC बाई IB इज इक्वल टू बीटा, इसके साथ साथ हमको KVL भी लगाना पड़ेगा। बेसिकली इस लूप में हम KVL लगा दें। ये वाला करंट तो हमें पता ही है, बेस करंट नहीं, तो कैसे होगा KVL? इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ऊपर गए तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, माइनस IB मल्टीप्लाइड बाय कितना, 10 ओम, प्लस कितना, 1 वोल्ट। यार ये 1 वोल्ट थोड़ा ज्यादा है, इसको 1 मिली वोल्ट कर लें तो अच्छा है ना। तो बढ़ रहा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस 1 मिली वोल्ट ऐसा लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखें, ये B है, ये E है। अब इधर से इधर आ गया ना अपन, तो जो ड्रॉप आ रहा है वही तो VB है, VBE। तो इसको प्लस मान लो, इसको माइनस, तो क्योंकि कम हो रहा है तो लिख देंगे क्या, माइनस, और कितना लिख देंगे, VBE, दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चों, VBE RHS में चला गया और LHS में हमारे पास क्या बच गया, ये है 10⁻⁻³ और बेस करंट कितना दिया हुआ है बेटे,
10 माइक्रो एम्पियर। तो 10 इंटू 10⁻⁻6 मतलब कितना, 10⁻⁻5 और 10⁻⁻5 इंटू 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 माइनस 10⁻⁻, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻3 माइनस 0.1 इंटू 10⁻, तो क्या ये 0.9 मिली वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 0.9 मिली। ये बात समझ में आती है बच्चों। सर आपने बेस करंट का बेस वैल्यू क्या बताया था? बेस करंट का वैल्यू बेटे 10 माइक्रो एम्पियर, ये दिया हुआ है ना अपने को, जो दिया हुआ है वही रखा है भाई। सर तो 10⁻⁻5 होगा ना वो, क्योंकि 10 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻5 और इंटू बेस एक 10 और है ना बेटे, ये वाला 10 भी तो है ना। हाँ सर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करें, एक बार आउटपुट साइड में केवीएल लगा दें। किधर भैया, ये वाला, तो कोई समझाओ इनको कैसे हो गए। -6 10 इंटू 10⁻⁻6 तो कितना हो गया, 10⁻⁻5 और एक 10 और है ना। ठीक है, अब इधर इस लूप में अप्लाई, कलेक्टर करंट ऐसे ही तो फ्लो करता है, तो ये प्लस होगा ये, तो क्या लिख देंगे, यहां से ऊपर गए तो -ICRC, है ना, या -IC इंटू कितना, 1 किलो ओम, दैट इज 10⁻³ ओम। फिर ऊपर गए तो क्या हो गया, 5 वोल्ट बढ़ गया, +5 वोल्ट, और फिर इधर आए तो क्या हो गया बेटे, VCE के बराबर का ड्रॉप आ गया, दैट शुड बी 0। तो यहां से VCE की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 माइनस IC इंटू 10⁻³ IC। व्हाट इज कलेक्टर करंट, उसके लिए मुझे को बीटा की जरूरत पड़ेगी। IC बाई IB इज व्हाट, बीटा, दैट मीन्स IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। नाउ व्हाट इज बीटा, बीटा इज 100 और बेस करंट को 10⁻⁻5 लिख दें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻⁻3 1 मिली एम्पियर, ये कलेक्टर करंट हो जाएगा। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 10⁻⁻3, ये है 10⁻3, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट के बराबर का, है ना। तो ये क्या है, मतलब अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बन जाए, आपको क्या है, IC IB के साथ साथ KVL की इक्वेशंस भी यूज करनी पड़ रही हैं। तो ये ट्रांजिस्टर का इस तरह से क्वेश्चन।
को रब करेंगे। अब जैसे एक चीज हमें और यहाँ पे पढ़नी थी, वो क्या था? ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। मतलब मान लो आपको क्या है, कोई डीसी सिग्नल है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? एसी वेव फॉर्म में। तो वो कन्वर्ट करना वैसे तो बड़ा आसान हमें दिखता है थ्योरेटिकली, कैसे कि आपने क्या किया, ये कोई डीसी वोल्टेज है, यू चार्ज ए कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ दिस डीसी वोल्टेज, इसके पास सीवी माइनस सीवी चार्ज आ जाएगा। ये स्विच है, इसको पोजीशन 1 में मैंने रखा हुआ, आई शिफ्टेड टू पोजीशन 2। जैसे ही मैं इसको पोजीशन 2 में शिफ्ट करूंगा, ये वाला सर्किट तो ओपन हो जाएगा यहां से, और हमारे पास क्या सिचुएशन हो जाएगी? इसके पास कुछ सीवी माइनस सीवी इनिशियल चार्ज है, इनका एलसी ऑसिलेशंस होना चालू हो जाएगा। आप इसके अक्रॉस आउटपुट ऑब्टेन करो, तो क्या इसके अक्रॉस जो आउटपुट होगा बच्चों, वो कुछ इस तरह से वेरी होने लग जाएगा। कैसा आउटपुट मेरे को इंडक्टर के अक्रॉस मिल जाएगा? नहीं, DC has been converted into AC। नहीं, अरे इसमें दिक्कत क्या है भैया? वो तो क्या ट्रांजिस्टर की क्या जरूरत आ रही है? हो गया सस्टेन नहीं हो पाए, है? सस्टेन नहीं हो पाएगा ज्यादा देर, रेजिस्टेंस रहेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। देखो क्या है भाई, ऐसा कोई सर्किट होता है क्या जिसका रेजिस्टेंस नहीं होता? ऐसा तो कोई सर्किट है नहीं होता, कुछ ना कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा ही। और अगर कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब ये जो सर्किट है ये कैसे बिहेव करेगा? देखो अभी तो हम इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर से इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं ना। हम क्या लिख देते हैं? मान लो इस पे चार्ज है Q, इस पे माइनस Q, किसी समय पर I करंट जा रहा है, तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? यहां से वहां गए तो पोटेंशियल बढ़ा कितना? Q/C। फिर उधर से नीचे आए तो कम हुआ, कितना कम हुआ? LdI/dt, दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरे को क्या इक्वेशन मिल जाती है? DI/dt इज 1/LC इंटू Q। इसको एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो मेरे को क्या मिल जाता है? d2I/dt स्क्वायर इज 1/LC इंटू
dq/dt को माइनस आई लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, तो dq/dt को क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। इसका सॉल्यूशन अपन लिख देते हैं I = I0 sin ω t, जैसा वहां पे आ रहा है। नहीं, लेकिन क्या है, अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी हम अकाउंट में लें, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही इसमें, तो फिर इक्वेशन ऐसी नहीं बनेगी। फिर इक्वेशन कैसी बनेगी, जरा वो लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे साहब, Q/C माइनस IR माइनस LdI/dt इक्वल टू 0। एक दफे डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/c dq/dt, उसको क्या लिख देंगे, माइनस आई माइनस R इंटू DI/dt माइनस L इंटू d2I/dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपके पास, L d2I/dt स्क्वायर, या L से डिवाइड कर दो, d2I/dt स्क्वायर प्लस R/L DI/dt प्लस I/LC इक्वल टू 0, है ना। डैम्प्ड ऑसिलेटर की इक्वेशन पता है अपने को, अगर एक ऑब्जेक्ट पे इस तरह का फोर्स लग रहा तो वो क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। या हम यूं कहें कि एक्सेलरेशन बराबर होता हो किसके, -k/m इंटू एक्स के, तो वो क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू -k/m इंटू एक्स, है ना। तो देखो इस इक्वेशन की कंपैरिजन आप इससे कर सकते हो, d2x/dt स्क्वायर एस, क्या ये दोनों बिल्कुल एक जैसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं क्या, x की जगह i आ गया, दे आर जस्ट अ सिंबल, मतलब इसको किसी भी वेरिएबल के लिए आप यूज कर सकते हो। वहां पर x इज डिस्प्लेसमेंट, यहां पर i इज करंट इन द सर्किट। जो रोल वहां पर k/m प्ले कर रहा है, वही रोल यहां पर 1/LC प्ले कर रहा है ना। लेकिन अगेन ये तो आइडियल कंडीशन की बात है ना, स्प्रिंग से मास बंधा हुआ है, फ्रिक्शन स्मूथ है, कोई है रेजिस्टेंस नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन रियल लाइफ में क्या है, ऐसा तो नहीं है सर, कुछ एयर रेजिस्टेंस तो रहेगा। उसको भी अगर हमें अकाउंट में लेना हो तो इक्वेशन को कैसे अकाउंट में लेते हैं, नेट फोर्स जो आ जाता वो -kx - bv टाइप, बी को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, वी इज वेलोसिटी। ये फोर्स अजीब टाइप का, मतलब वो नकारात्मक मानसिकता, मतलब हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो नीचे लगेगा, वेलोसिटी को कम करेगा, नीचे जा रहा है ऊपर लग जाएगा।
रेजिस्टिव फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? जबकि माइनस के एक्स तो कैसा है? रीस्टोरिंग फोर्स है। पार्टिकल मीन पोजीशन से अवे जाता है तो वेलोसिटी को कम करता है, लेकिन मीन पोजीशन की तरफ आता है तो वेलोसिटी को बढ़ा देता है। ये तो कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है। और ये कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है। तो राउंड ट्रिप में भी नेगेटिव ही वर्क करेगा, ऊपर जाते समय भी नेगेटिव, नीचे आते समय भी। तो ये तो अब ये लगातार सिस्टम एनर्जी ड्रेन करता ही जा रहा है, तो क्या होगा? कभी ना कभी तो एनर्जी खत्म होगी ही सही। इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन एक्सेलरेशन लिखें तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा बच्चों? माइनस के बाई एम इंटू एक्स माइनस बी बाई एम इंटू वी। एक्सेलरेशन को क्या लिख लेंगे? d2x बाई डी टी स्क्वायर। तो d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस k बाई m इंटू एक्स इज इक्वल टू। Now compare this equation with this equation. क्या ये दोनों एक जैसी हैं क्या? वहां पर d2x बाई डी टी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे d2y बाई, मतलब i और x को छोड़ो, किसी एक वेरिएबल का डबल डेरिवेटिव प्लस उसी वेरिएबल का सिंगल डेरिवेटिव। वहां पे dx बाई डी टी आया, यहाँ पे क्या आया? di बाई डी टी। और बस कांस्टेंट फर्क है, वहां पर क्या आ रहा है? b बाई m, और यहाँ पे क्या आ रहा है? r बाई l, है ना? तो जो रोल वहां पर b प्ले कर रहा है वो रोल यहाँ पे r यानी के रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है। और उधर क्या आ रहा है? x k बाई m इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है? i बाई एल सी। तो m की जगह तो l आ गया, है ना? तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं, r is equivalent to b, analogous to b, l is analogous to mass, and c is analogous to 1 by, है ना? मतलब ये क्या है? This circuit behaves like a damped oscillator. इसको क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस इसको बोलते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस की कंडीशन से ये मैच करता है। जिस प्रकार से ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, ये बार बार हर साइकिल में सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करता जाता है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस का काम क्या है? भैया अपने को तो एनर्जी कभी सप्लाई करनी नहीं है, भूखे बैठे हुए हैं, जिधर से आया उधर से एनर्जी खाना। जब इंडक्टर दे रहा है तब भी एनर्जी खाना है, जब कैपेसिटर दे रहा है तब भी एनर्जी खाना है। उसको खुद से कभी एनर्जी सिस्टम में सप्लाई, इंडक्टर और कैपेसिटर जब तक थे तब तक क्या था? इंडक्टर एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो कैपेसिटर कंज्यूम कर रहा है। एक टाइम के बाद जब इंडक्टर की एनर्जी जीरो हो जाती है तो कैपेसिटर बोलता है लाओ भाई अब हम सप्लाई करेंगे, फिर कैपेसिटर सप्लाई कर सकता है, इंडक्टर कंज्यूम करता है। जब तक इंडक्टर और कैपेसिटर थे तो ऑसिलेशन इसके होते रहते थे, उनका एम्पलीट्यूड कभी डिक्रीज नहीं होता था। अब इस तरह के सर्किट में क्या होगा बच्चों? इस तरह के सर्किट में तो इस तरह से ऑसिलेशन दिखती है। ये बात समझ में आती है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस जो होगा वो डिक्रीज होने लग, ये बात समझ में आती है? इसको बोलेंगे, अगर ये मैकेनिक्स में यही घटना हो रही होती तो इसको क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और यहां पर है तो ये भी डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही हैं।
एलसी ऑसिलेशन इसको बोलते हैं, डैम्प्ड एलसी ऑसिलेटर। तो रियल लाइफ में समझ में आया बच्चों डीसी को एसी में कन्वर्ट करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि रियल लाइफ का सर्किट ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ का सर्किट तो ऐसा है विद अ रेजिस्टेंस इन इट, है ना, एंड दैट रेजिस्टेंस विल नॉट लेट दीज ऑसिलेशंस कंटिन्यू फॉर एवर। वो तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता ही जाता है ना। इन्वर्टर में ही होता है। किसमें बेटे? इन्वर्टर में, यस। उसमें दोनों है, एसी टू डीसी एंड डीसी टू अगेन एसी, है ना। अच्छा, अब यहां पर एम्पलीफायर की जरूरत आती है, ट्रांजिस्टर की जरूरत आती है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, ये जो आपका एलसी ऑसिलेशंस का जो आउटपुट है, व्हाट वी डू इज वी टेक दिस आउटपुट, ये वाला आउटपुट को हम लेते हैं, एंड वी प्रोवाइड इट एज एन इनपुट टू व्हाट, ट्रांजिस्टर, एज एन एम्पलीफायर। और फिर उस एम्पलीफायर का जो आउटपुट है दैट इज अगेन फेड टू इनपुट ऑफ दिस। तो जैसे हर ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होने वाला है, तो वो क्या करता है, उसको फिर से एम्पलीफाई कर देता है। वॉट एवर अमाउंट ऑफ एनर्जी दिस रेजिस्टर कंज्यूम्स, जितने भी अमाउंट से ये एम्पलीट्यूड को कम करता है, वो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, वापस से इसको उतने ही ऑसिलेशंस, उतने ही फैक्टर से एम्पलीट्यूड को वापस इंक्रीज कर देगा, है ना। इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट को अपन फीडबैक सर्किट्स भी बोलते हैं, है ना। मतलब जैसे क्या किया आपने कि ये इस तरह के सर्किट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, फीडबैक सर्किट, है ना। देखो ये पूरा डेरिवेशन क्या है, एक बार पता है जेई में क्वेश्चन ही आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया था? और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपके, कि एक एलसी ऑसिलेटर और एक मैकेनिकल ऑसिलेटर में क्या एनालॉजी बैठती है। इंडक्टर मास का काम करता है, कैपेसिटर 1/c का काम, 1/k का काम करता है, रेजिस्टेंस बी के जैसा होता है ना। तो एक बार क्या है, जेई में यही चीज पूछ ली थी उन्होंने, आर किसके एनालॉगस है, बी किसके एनालॉगस है, ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिया। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और आप ध्यान रख सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो कुछ इस तरह से वेरी करता है टाइम। A is equal to A naught e raised to the power minus BT by 2m. A is equal to A naught e raised to the power minus BT by 2m. A naught क्या है, एम्पलीट्यूड एट t इक्वल टू 0। ये जो बीटा है ये बता रहा है दिस इज अ फीडबैक।
ये बात समझ में आई बच्चों? तो ट्रांजिस्टर कहाँ बैठता है? ये इधर, ये एम्पलीफिकेशन का काम उसका होता है। मेन काम देखो, ऑसिलेशन प्रोड्यूस नहीं करवा रहा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर तो क्या कर रहा है? ऑसिलेशंस को सस्टेन करने में मदद कर रहा है। उनका रेजिस्टेंस की वजह से जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता, वो एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करके उसको क्या करता है? वापस इंक्रीज कर देता है ना, ताकि सस्टेन्ड ऑसिलेशन हो पाए, ऑसिलेशन सस्टेन हो। क्या ये बात समझ में आती है? तो ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी, शीट डिस्कस करेंगे भाई। कुछ करके लेके आए क्या शीट आज? वो सर आप प्रोजेक्ट जिसमें फीडबैक आपने सर्किट का क्या सर्कल बोल रहे थे? क्या बोल रहे हो बेटे? ये सर वो फीडबैक फीडबैक सर्किट, ये सर्किट का पूरे मीनिंग सर्किट क्या को बोल क्या रहे थे? बोलते हैं? दिस इज अ फीडबैक सर्किट। हाँ बोलिए। सर जिसको सर्कल किया उसके अंदर लिखा क्या है? बीटा लिखा। जिसको हमने सर्कल किया उसके, वो उसकी जगह पर अपन को सर्किट में क्या लगाना पड़ेगा? जो ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर सर्किट है वो लगाना पड़ेगा। हाँ, वेव ऑप्टिक्स जो क्लास लगेगी वो तुम्हारी अलग। अभी अभी अपन क्या चालू करने वाले हैं? अभी हम चालू करने वाले हैं क्या? हाँ हाँ, 11th के टॉपिक सब मैं कराऊंगा। तो डिस्कशन, डिस्कशन तो देखो, अब गोइंग अहेड अपना प्लान क्या रहेगा? गोइंग अहेड अपना प्लान अब यही है कि हमें 11th के चैप्टर खत्म करेंगे और 12th के जो शीट्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे इन नेक्स्ट 40 डेज, है ना? कमिंग टाइम में ये करेंगे अपन। तो आज हम क्या चालू कर देते हैं? आज हम चालू कर देते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर नहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने? हीट नहीं। ट्रांसफर आज पढ़ेंगे, ठीक सर है? आज कितने बजे तक क्लास है? आज कितने बजे तक क्लास है? अभी कितने बजे हैं? 8:30 बजे तक रहते हैं। 8:30 तक ले लेते हैं। अच्छा तो देखो थोड़ा क्या है, सर हमें थर्मो भी नहीं पढ़ाया, तो हीट ट्रांसफर का स्कोप हाँ सर। हाँ थर्मो नहीं पढ़ा ना, देखो तो हीट ट्रांसफर के बाद थर्मो पढ़ेंगे, ठीक है? तो सीबीएसई वालों का वेव ऑप्टिक्स कब होगा? सीबीएसई वालों का वेव ऑप्टिक्स होगा, अभी चालू होगा, लेकिन उसके लिए क्या है, वो अलग क्लास लगेगी, मतलब वो अलग अलग लगेगी, सीबीएसई की अलग क्लास लगेगी। तो ओके अभी हम वो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जो कि कॉमन बचे हुए हैं। कॉमन बचे हुए में से एक चैप्टर क्या है? हीट ट्रांसफर। तो बेसिकली देखो, अभी जो चैप्टर्स में अपना जो मेजर पोर्शन बचा हुआ है ना, वो क्या है? वो हीट वाला है। उसमें क्या क्या होता है देखो, थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर। ये बेसिकली क्या है? ये पूरा का पूरा एक ही बंच ऑफ टॉपिक, एक ही बंच ऑफ टॉपिक्स है। मतलब अगर आप 11th का एनसीईआरटी देखोगे तो ऑल दीज 3 आर कवर्ड इन जस्ट अ सिंगल चैप्टर, है ना? जिसको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है?
फिर उसी में हीट में जो अगला पार्ट है वो क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ये है। फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें नहीं है, फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ सेपरेट पोर्शन। तो और इसके अलावा जो है आपका वो क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलास्टिसिटी एंड तो हम वैसे सबसे पहले ये वाला पार्ट कवर करना है, ठीक है। ऐसा करते हैं पूरा ही ले लेते हैं अपन एक साथ में। हाँ द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। हाँ हाँ हाँ, अरे भैया सब करवाएंगे, जो बचा हुआ है सब करवाएंगे। विच पोर्शन हैज मैक्सिमम वेटेज, हीट हैज मैक्सिमम वेटेज, दैट इज डेफिनेटली। हीट का देखो ऐसा वेटेज तो लगभग सबका बराबर ही है। फिजिक्स के क्या है, छह मेजर पार्ट होते हैं, ठीक है। तो 6 मेजर पार्ट मतलब सबका आप 16-16.5% का कंट्रीब्यूशन मान सकते हो जेई में। तो उसमें से 2 पार्ट ऐसे हैं जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आता है। वन इज मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज काउंटेड एज 1 पार्ट, है ना। उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल, एक्सरे एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, और सेमीकंडक्टर ही मान लो। सेमीकंडक्टर वैसे अभी एडवांस में नहीं है। तो ये 4 चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो 15-16% सिलेबस कवरेज होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला जो चीज है वो क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला ही। कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन, हाँ जी, हीट ट्रांसफर, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स, लेकिन और लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कर लिया तो अच्छे नंबर आएंगे आएंगे ही आएंगे। फिर उसके बाद क्या है, एक पार्ट होता है ऑप्टिक्स में, 2 ही चैप्टर हैं कहने को, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, लेकिन दोनों ठीक ठाक बड़े चैप्टर हैं। और फिर उसके बाद आपका आता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो है वो क्या है, इट ड्रैग्स ऑन, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। आप बहुत सारा पढ़ भी सकते हो, क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, और आ जाएं तो एग्जाम में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज वन मेजर चंक, जो कि मतलब क्या है, स्कोरिंग भी है, लेकिन उसके लिए मतलब वॉल्यूम भी पढ़ना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, EMI, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये 7 चैप्टर्स हैं। लेकिन क्या है, मेजरली जो अपन ने अपना 12th का पार्ट बिताया वो इसी में ही बिताया है ना। और वर्थ है भी सही, काफी जो नई चीज सीखते हो 12th में वो यही चीज है। RBD सबसे घटिया चीज। हाँ, अरे एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जब आप पढ़ते तो आपका मैकेनिक्स वाला पार्ट कैसा था। भैया मैं मैकेनिक्स इसलिए ऐसा नहीं कि कम पढ़ाता हूँ कि मुझे मैकेनिक्स आती नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा मत सोचो। मतलब हमने भी अपने तैयारी के ज्यादातर वक्त जो है वो क्या है, मैकेनिक्स में ही बिताया। लेकिन फिर पता चलता है कि भैया मतलब ये ऐसे ही है, कभी भी धोखा दे सकता है ना। तो उसका मतलब ज्यादा क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब से ही पूछे जा सकते हैं। कभी कभी जैसे 2000 अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले की बात है, जेई ने RBD के क्वेश्चन पूछे, 5-6 क्वेश्चन पूछे, और फिर 5-6 क्वेश्चन पूछने के बाद उसमें से कहा कि भाई 3 क्वेश्चन तो बोनस ही करने पड़ेंगे क्योंकि हम ही ने गलत बना दिए, है ना। अब
यार मान लो कि कोई बहुत मैकेनिक्स पढ़ के गया हो, वो सोचे यार मैकेनिक्स तो मैं कर ही दूंगा, और वो आधे घंटे उन्हीं के पीछे पड़ गया, तो बस फिर क्या है, आधे घंटे पेपर में चले गए तो फिर वो मस्त रहो, फिर वापिस आ जाओ, क्या करना है। तो क्या है देखो, वो मतलब है, अच्छा है, पढ़ा देंगे, पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, मतलब सबसे ज्यादा मजा पढ़ाने में टीचर को मैकेनिक्स ही आता है, क्योंकि सब चीज उसमें दिख रही होती है ना। भाई पुली है, मतलब दिस इज समथिंग जिससे कि रिलेट कर सकता है, स्टूडेंट भी रिलेट कर लेता है। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वेव ऑप्टिक्स है, डिफ्रैक्शन है, कभी देखा जीवन, मतलब क्या देख रहा है, कुछ नहीं, सेमीकंडक्टर में तो कुछ भी नहीं दिखता है ना। बट द पॉइंट इज एज अ टीचर ऑल्सो, हमें भी हमारी जो मैकेनिक्स ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाने की जो अर्ज होती है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स में क्या है, मजा बहुत आता है, हाँ भाई डिस्क घूम रही है, टॉर्क लग रहा है, इसको दरवाजे को घुमा रहे हो, आहा टॉर्क लगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत देर तक मतलब मजा दिला सकते हो आप। लेकिन वो क्या है, एग्जाम में नंबरों में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब एज ए स्टूडेंट भी जब पढ़ना चालू किया, एज ए टीचर भी जब पढ़ाना चालू करता है, तो सबसे पहले मैकेनिक्स ही बहुत पढ़ाते हैं सब लोग, क्योंकि बच्चे को इजी टू फील है मतलब उसमें। लेकिन बात है, जिस तरह का क्वेश्चन जेई में आता है, वो फीलिंग तो अच्छी है, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता भाई साहब, क्वेश्चन बहुत, एक्चुअल में जो क्वेश्चन करने वाली बात आती है तो बहुत दिक्कत है। इसके बारे में बात करते हैं अपन, ये हमने नहीं पढ़ा है, आरबीडी भी नहीं पढ़ा, आरबीडी भी अपन पढ़ेंगे, है ना। रोलिंग, टॉपलिंग, इस तरह का चीजें बाकी है। मेरे को बता। देखो तो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज हीट। हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा एक बात और बता, अगर किसी को ये चैप्टर अपने स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो मेरी नजर में जो सबसे अच्छा सोर्स है इसका, वो है एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा पार्ट 2, उसके 5 या 6 चैप्टर हैं, इन सबके मिला करके टोटल 5-6 चैप्टर हैं। उन्होंने क्या किया, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स को भी 3 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। केटीजी का अलग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह का अलग, और थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का अलग, और बाकियों के मिलाकर के 3 चैप्टर। तो वो वो चैप्टर्स अगर अपन कर लेना एच.सी. वर्मा से, तो फिर शानदार मास्टरी आ जाती है। शीट नहीं भी करोगे तो चलेगा, आधी शीट वैसे कवर हो भी जाती है, कवर हो जाती है। ऐसा जब एच.सी. वर्मा करने के बाद शीट की क्वेश्चन देखोगे ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसा लेंगे कि कवर हो चुके हैं या खुद से ही होते चले जाएंगे। ठीक है, मैं भेजूंगा। अच्छा देखो, तो हीट की बात, हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gets exchanged because of a difference of temperature between two objects. It is a form of energy which gets exchanged because of a difference of temperature, या simply आप between two objects, सिर्फ यहीं तक भी। टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से जिस एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? हीट। जो पुरानी यूनिट है, ट्रेडिशनल यूनिट जिसमें हीट को मेजर किया जाता है, वो क्या होती है? कैलोरीज, क्या कैलोरी, है ना। इट इज ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। व्हाट इज 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अमाउंट ऑफ हीट
required to raise the temperature of 1 gram of water from 13.5 degrees Celsius to 14.5 degrees Celsius at constant pressure of 1 atm. एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ कितना 1 atm. सर 1 डिग्री सेल्सियस में हमेशा ही 1 कैलोरी की हीट नहीं लगती क्या पानी में? देयर इज स्लाइट वेरिएशन, है ना? मतलब ऐसा हो सकता है कि 10 से 11 टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 1.03 कैलोरी हीट लग जाए, है ना? 15 से 16 कर रहे हैं तो कुछ और स्लाइट वेरिएशन होता। हालांकि हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो इस वेरिएशन है उसको इग्नोर भी करेंगे, लेकिन जब अपन यूनिट की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो एज प्रिसाइज एज पॉसिबल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस यूनिट के बेसिस पे ही सारे लोग फिर मेजरमेंट और कैलकुलेशंस करते हैं। तो अगर आपकी डेफिनेशन में ही कुछ एरर है तो क्या होगा? ऑल मेजरमेंट्स विल देन गो रॉन्ग, वो सब में वो एरर होती चली जाएगी। सर ये एरर का रीजन क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल्स की टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है? नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल्स इज अ वीक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो उसकी वजह से क्या है, आपको अलग अलग पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर? बट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज हीट। जैसे मान लो कि हम ठंडी के दिनों अपने हाथ को ऐसे रब करें तो टेम्परेचर बढ़ता है ना? वो जो टेम्परेचर बढ़ा हमारा, क्या हम क्या कहेंगे? मतलब हमने हीट ट्रांसफर किया है। What do we say in this matter? मान लो आप you have rub your hand and temperature increases, तो ये इसको क्या कहेंगे अपन? थर्मल एनर्जी हाथ की बढ़ी है, मतलब, है ना? लेकिन ये कैसे बढ़ी है? इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ गया उसकी वजह से क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें वाइब्रेशंस की एनर्जी बढ़ गई। तो क्या हम ये कहेंगे क्या कि हमने हीट एनर्जी ट्रांसफर कर दी है हाथों? क्या कहना चाहिए? ऐसा कहना सही रहेगा कि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गई है या नहीं? तो हीट क्रिएट हुई है? नहीं, थर्मल एनर्जी जनरेट हुई है। हीट मतलब देखो वैसे तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, तो हम कहें हीट एनर्जी ऑफ ए बॉडी। ऐसा कोई एनर्जी नहीं होता। ये तो तभी डिफाइन करते हैं जबकि व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, व्हेन इट गेट्स एक्सचेंज, तभी अपन इसको डिफाइन करते हैं। और किस रीजन से एक्सचेंज हो रहा है? टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से, है ना? यहां पर जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं बढ़ी, वो तो मैकेनिकल वर्क की वजह से बढ़ी। मस्कुलर फोर्सेस ने क्या किया? वर्क किया, और उस वर्क की वजह से बेसिकली इंटरनल एनर्जी बढ़ी है या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। हीट एनर्जी तो अपन कब कहेंगे बढ़ेगी? मान लो कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, ज्यादा टेम्परेचर वाली सरफेस है, और उस पर अपन ने ऐसे हाथ रख दिया, तो जो हमारे हाथ गर्म होगा उसको अपन क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ, है ना? या लेट्स से कोई आयरन ब्लॉक है, और आयरन ब्लॉक को आपने फ्लेम के ऊपर रख दिया, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। वहां पर हम कहेंगे क्या हुआ है?
हीट ट्रांसफर हुई है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। फ्लेम हाई टेम्परेचर है, आयरन ब्लॉक लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है उसको क्या कहेंगे, हीट ट्रांसफर। दूसरा तरीका आयरन ब्लॉक को गर्म करने का क्या है, आप उसको जमीन पर रख दो और हैमर से जोर जोर से पीटो उसको, तो थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। वहां पर हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया है वो कैसे बढ़ाया है, या इंटरनल एनर्जी जो बढ़ाई है उसकी वो कैसे बढ़ाई है, बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क। तो एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, आइदर यू सप्लाई हीट, हीट सप्लाई का मतलब प्लेस इट इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी एट हायर टेम्परेचर, और यू डू मैकेनिकल वर्क ऑन इट, है ना। वर्क की जो ट्रेडिशनल यूनिट थी, वर्क की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, जूल, और हीट की जो ट्रेडिशनल यूनिट है वो है कैलोरी। ऐसा यूनिट तो इसकी भी जूल ही है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज ऑल्सो, क्योंकि है तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर बाद में क्या किया, देखो ये बात लोगों को काफी देर से समझ में आई, और एक साइंटिस्ट हुए जेम्स जूल नाम के। तो जेम्स जूल ने ये बताया भाई इनमें क्या इक्विवेलेंस है, हीट इज इक्विवेलेंट टू वर्क। तो एक कांस्टेंट निकल करके आया जिसको क्या नाम बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और फिर मतलब हीट इंजन की शुरुआत हुई उसके बाद, है ना। वरना तो पहले क्या करते थे, घोड़े लगा के गाड़ी दौड़ाई जाती थी। फिर लोगों को समझ में आया नहीं यार, कोयला वोयला जला के भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जा सकती है, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट जो कि आपको कन्वर्जन बताता है किसका, कैलोरी टू जूल का, और इसकी वैल्यू क्या होती है 4.186 जूल पर कैलोरी, 4.186 जूल पर कैलोरी, है ना। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन करवाएंगे तो अभी नहीं कर इसका, ये बात समझ में आती है। जेम्स जूल साहब के बारे में एक बहुत कहानी, बड़ी कहानी भी प्रचलित है कि वो घूमने गए अपनी बीवी के साथ माउंट ब्लैंक की पहाड़ियों में, और वो मतलब उनके कोई दोस्त मिले उनको, तो दोस्त ने जब उनको देखा तो उनकी बीवी पीछे चल रही थी और उनके हाथ में एक बड़ा सा थर्मामीटर था, और वो इधर उधर देखते जा रहे थे सारी तरफ, ये क्या है। तो ही वॉज इन, वो कहते हैं यार मैं तो ऐसे ही माउंट ब्लैंक तो इसलिए आया हूँ, मैंने सुना है यहाँ पर बहुत लंबे लंबे झरने हैं, एंड वो पोटेंशियल एनर्जी पानी की जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर कितना राइज होता है वो देखने आया हूँ। तो मैं लंबे झरने के चक्कर में हो गए वहां पे। तो क्या है, अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, व्हेन यू सप्लाई हीट टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो हम डिफाइन करते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। दो रिजल्ट होंगे देखो टेम्परेचर इंक्रीज के, दो तरह की कैलकुलेशंस हम करेंगे। एक तो कैसी कैलकुलेशन के सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत होती है, दूसरा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कितना एक्सपेंशन ऑब्जेक्ट्स में हो जाता है। तो दो पार्ट हैं, वन इज कैलोरीमेट्री, अदर इज थर्मल एक्सपेंशन। उसके पहले थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ
हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। और टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं अपन? यूनिट्स क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन पता है तुम लोगों को क्या होता है? देखो तरीका क्या होता है, कोई एक फिनोमेना चुन लिया जाता है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस को डिग्री सेल्सियस में क्या नाम दिया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल पर इसको क्या नाम दिया जाता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर को डिग्री सेल्सियस में कितना बोलते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या बोलते हैं? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन की अगर बात करें तो केल्विन स्केल में दिस इज 273 केल्विन एंड दिस इज 373 केल्विन। और इनके बीच में कन्वर्जन को हम लीनियर कन्वर्जन ही मानेंगे। मतलब कैसा है? हम ऐसा लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A टाइम्स, या टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू A टाइम्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस सम कांस्टेंट B, है ना? कोई भी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या है, क्वेश्चंस इस तरह के भी बन जाते हैं कि मान लो आपको क्या किया, कोई दो अलग स्केल्स दे दिए, डिग्री X एंड डिग्री Y, और उसमें बता दिया कि डिग्री X में बॉइलिंग पॉइंट इतना है, डिग्री Y में इतना है, और मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। तो आप X और Y का कैसे कन्वर्जन पता करोगे? तो आप क्या करो, अज्यूम अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन देम। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक लीनियर इक्वेशन से दोनों रिलेटेड हैं। और अब आपको अननोन क्या है? A और B, ये दो कांस्टेंट है, दो अननोन है। आपको दो डेटा पॉइंट तो पता है ही, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में अगर मैं 0 रखता हूं तो टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा? 32। इसका मतलब B की वैल्यू आपको पता चल गई 32। फिर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को अगर मैं रख देता हूं कितना? 100, तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ जाता है? 212। यहां से मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, B की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो A की वैल्यू पता चल जाएगी 212 माइनस 32 बाई 100, मतलब कितना? 180 बाई 100। और इसको हम किससे कैंसिल कर दें? 20 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 9 बाई। तो आपके पास डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन तो आ गया। क्या है साहब कन्वर्जन? टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 30, है ना? सर ये लीनियर स्केल क्यों आपने ज्यूम किया? मतलब ये अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर लीनियर स्केल ही क्यों अपन ने माना, मतलब ऐसा क्यों? भाई इसको बेसिकली क्या है, जैसे
मान लो आपने मरकरी के एक्सपेंशन से इसको लिंक कर दिया, है ना। तो अब जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है ऑब्जेक्ट का, मतलब डेल्टा एल बाई एल की जो वैल्यू होती, या परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो मरकरी थर्मोमीटर कैसे काम करता है, एक बल्ब में मरकरी भरा हुआ है और उसका कुछ मास है, उस मास के हिसाब से इट ऑक्यूपाइज सर्टेन वॉल्यूम अभी। और फिर एक क्या होता है, एक वर्टिकल कॉलम होता है, जो उस कॉलम में ही मरकरी जो है वो मूव कर सकता है। आपने उस बल्ब को क्या किया, जिस भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है उसके कांटेक्ट में रखा, जैसे मान लो मेल्टिंग आइस के कांटेक्ट में ही रख दिया, हाँ, तो वो जितने पॉइंट तक राइज कर रहा है उसको आपने नाम दे दिया 0 डिग्री। फिर उसके बाद आपने उसको किसी हायर टेम्परेचर के कांटेक्ट में रखा, फिर आप देखते हो कि भाई ये कितना इसमें इलोंगेशन हो रहा है। तो वो जो जितना मरकरी की लेंथ में जो इंक्रीज होगा ना, तो इंक्रीज इन लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या है, वो लीनियर स्केल आपके पास एक जनरेट हो जाता है मरकरी और इसके बेसिस पर, है ना। भाई वो हमें क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट जब अपन करते हैं तो जैसे यू रिमेम्बर गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अपन ने बात करी थी, तो उसमें हमारे पास लीनियर स्केल नहीं तैयार हुआ था, उसमें हमारे पास कैसा स्केल तैयार हुआ था, एक तरीके का एंगल से अपन ने उसको लिंक किया था। एंगल से कैसे, हमने कहा था यार एक कॉइल में हमने करंट भेजा तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट इन द कॉइल, और जितना टॉर्क लगेगा वो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड इन अ स्प्रिंग, तो उसको सी थीटा के बराबर लिखा। हमने कहा कि करंट किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एंगुलर डिफ्लेक्शन इन द नीडल के बराबर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। यहां पर क्या है, जो स्केल है आपका वो मरकरी के एक्सपेंशन के बेसिस पर आपने डेवलप किया। तो मरकरी का एक्सपेंशन जो है उसमें डेल्टा एल जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा नेचुरल फिनोमेना को यूज कर रहे हो अपना टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे समझा, लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड है, तो लीनियर स्केल इसका जाएगा। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, भाई कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जो डिग्री फ़ारेनहाइट में नापे डिग्री सेल्सियस में नापे तो सेम आता, -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट में हम मेजर करें या डिग्री सेल्सियस में वो सेम आ जाएगा। पता लगा सकते हैं कैसे, x इज इक्वल टू 9x/5 + 32, तो हमारे पास आ जाएगा -32 इज इक्वल टू 4x/5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40, है ना। ये याद भी रखना है अपने को, -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल में उसकी वैल्यू सेम आती। अच्छा, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन तो अपने को पता है ही। टेम्परेचर इन केल्विन ये किसके बराबर होगा बच्चों, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस कितना, 273। टेम्परेचर इन केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। क्योंकि देखो टेम्परेचर के साथ अपन लिंक करते हैं किसको, थर्मल एनर्जी को, है ना। थर्मल एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इनसाइड एनी मैटर। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप 0 केल्विन पे पहुंच जाओगे तो 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर थर्मल एनर्जी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की होती है इनसाइड एनी मैटर वो 0 हो जाती है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट
टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं। मतलब ये जब 0 हो गया तो थर्मल एनर्जी 0 हो गई। डिग्री सेल्सियस में जब टेम्परेचर 0 हो रहा है तो क्या थर्मल एनर्जी 0 हो रही है? नहीं हो। फ़ारेनहाइट में क्या जब टेम्परेचर 0 हो रहा है तो थर्मल एनर्जी 0 हो रही है? नहीं हो रही। हाँ, थर्मल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर इन केल्विन। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो यहां भी लीनियर रिलेशन ही है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। यहां पर ए की वैल्यू 1 आ गई है ना एक तरीके से। ये जो इक्वेशन थी इसके हिसाब से यहां पर ए की वैल्यू क्या आ गई है? इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंस भी है क्या कि अगर कुछ भी टेम्परेचर डिफरेंस अपन निकालें तो वो चाहे केल्विन में निकालें चाहे उसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में निकालें, वो वैल्यू जो है वो सेम आती। टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन इज सेम एज टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस, है ना? ये 8 का था 8:30 हो रहा हाँ 8:20 हो रहा हाँ बस और टाइम 10 मिनट। तो इसमें से 5 बच्चे को अच्छा अच्छा अच्छा, को किससे मिलना? और बस से मिलना है? भी हो या कोई अच्छा अच्छा अच्छा, तो बस तभी मैं छोड़ ही रहा हूँ। अच्छा, बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 98.6 कितना डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है बच्चों, फिर बाकी जो है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में आप लोग सेमीकंडक्टर्स का शीट करके लेके आइए भाई। एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे उसकी, है ना? यस सर। पहले मॉडर्न फिजिक्स करें। मॉडर्न फिजिक्स का क्या? ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करें। कुछ लोगों ने तो डाउट्स पूछ लिए मॉडर्न, मतलब उससे कई लोगों ने, मेरे को याद है, डाउट्स तो पूछ लिए मॉडर्न। कभी बचा हुआ है क्या? किस किस को पूछना बाकी है? अच्छा, उधर से। ठीक है, तो कर ले, मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर लें। तो मॉडर्न फिजिक्स का एक्सरसाइज 1, ठीक है? मॉडर्न, हाँ बेटे भेजूंगा।